हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। लिमिटेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इट मीन्स कि बोहर्स मॉडल भी बिल्कुल करेक्ट मॉडल नहीं है, तो मीन्स हमें कुछ नया मॉडल चाहिए। तो नेक्स्ट जो है, जो नया मॉडल आया था, तो नेक्स्ट हमें न्यू मॉडल रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो जो न्यू मॉडल था वो बेसिकली दो कंसेप्ट पे था, एक डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जो न्यू ब्रांच है साइंस की जिसने इन दो जो मॉडल्स को लेके न्यू मॉडल बनाया था, ठीक है, न्यू कंसेप्ट बनाया था, उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, बट हम केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं, बट बहुत कम है आपके यहाँ पे सिलेबस में, तो हम इसको पढ़ेंगे लेटर ऑन। तो इसलिए जो नेक्स्ट मॉडल था उसको क्वांटम मैकेनिकल और वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेडिंग ये डाली है, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो बेसिकली जो ये क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, ये दो कंसेप्ट पे बेस्ड है। फर्स्ट इज डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ से मैंने आपको पहले बता दिया था डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की, जो ड्यूल मीन्स डबल, कि जो मैटर है उसका डबल नेचर है। डबल नेचर मतलब एक तो वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है, और सेकंड है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हमें डी ब्रॉगली नेचर ऑफ मैटर और हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं डी ब्रॉगलिस नेचर ऑफ डी ब्रॉगलिस कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहले आपको पता है आइंस्टाइन ने 1905 में क्या बोला था कि जो लाइट है उसका ड्यूल नेचर है, मतलब कि वो एज वेव भी बिहेव कर सकती है और एज पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है। और लुइस डी ब्रॉगली 1924 में बोला था कि लाइट के अलावा सारे मटीरियल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, और तुम कुछ ले लो, पीस ऑफ चॉक है, पीस ऑफ स्टोन है, कोई आयरन बॉल है, सब कुछ है, कुछ भी, इवन मी यू, हर चीज़ जो है वो ड्यूल करैक्टर उसके पास है, पोजेस करती है। ड्यूल करैक्टर मतलब उसके पास वेव करैक्टर भी है और उसके पास पार्टिकल करैक्टर भी है, और जो वेव करैक्टर है उसको एसोसिएटेड है पार्टिकल के पास, उसको हम मैटर वेव बोल देते हैं या डी ब्रॉगली वेव बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है डी ब्रॉगली रिलेशन। तो डी ब्रॉगली रिलेशन में अगर हम फोटोन की बात करें तो वो वेव करैक्टर तो पोजेस करता ही है। तुम्हें पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर फोटोन जो है उसके पास पार्टिकल करैक्टर है तो E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये आइंस्टाइन ने बोला था, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग था ये जी। तो मतलब कि फॉर वेव करैक्टर की वजह से E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और अगर आइंस्टाइन की बात करें हम पार्टिकल है तो E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। अगर हम 1 और 2 इक्वेशन को लो तो E और E सेम है, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो न्यू क्या आ गया ना, आपको पता है न्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ पे न्यू की जगह हम एच C अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर कर देते हैं। C और C ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन MC आ गया, ये आ गया अगर हम फोटोन की बात करते हैं। अगर हम अदरवाइज किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी पार्टिकल की बात करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन MV होता है, ठीक है। अब M इंटू V जो है वो P होता है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन P। तो H आपको पता है कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे आपको पता है H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड इसकी वैल्यू है। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ फोटोन। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे V क्या है, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल जो हम ले रहे हैं। P क्या है, मोमेंटम, ठीक है जी। अब देखो अगर मैं कोई बॉल लेती हूँ जिसका मास है 0.1 kg मीन्स 100 ग्राम्स, 0.1 kg की मैं बॉल ले रही हूँ, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन MV मैंने इक्वेशन लगाई, इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जूल की जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर कैसे आएगी, मैं आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगी बाद में। तो 0.1 ग्राम इंटू 60 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 10⁻³ मीटर आता है। मतलब ये जो वेवलेंथ है 10⁻³ मीटर, ये वेवलेंथ बहुत कम है, 0.34 टाइम्स 0, ठीक है, देन 1। तो मीन्स ये वेवलेंथ बहुत स्मॉल है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेती हूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.11 10⁻31, जिसको मैं 10⁻30 kg ले लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास लगाती हूँ H और बाकी वैल्यूज़ V की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेती हूँ 10⁻30 kg, तो यहाँ पे जो लैम्डा है आपके पास वो आ रहा है 10⁻5 मीटर और 10⁻5 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ। तो कहाँ पे थे हम, बेबी आ गया था।
तो यहाँ पे ये मैं बता रही थी कि ये वैल्यू जो है 10⁵ एंगस्ट्रॉम आती है, मतलब हम इजीली मेजर कर सकते हैं। मतलब डी ब्रॉगली रिलेशनशिप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं एवरीडे लाइफ में। मतलब क्या है, अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा तो उसका लैम्डा कम आएगा, बहुत कम आएगा, जिसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर किसी चीज़ का मास कम होगा, बहुत कम होगा, तो उसका लैम्डा ऐसा आएगा कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब हमारा मास बहुत ज़्यादा है, 0.1 kg की बात कर रही हूँ, अगर मैं 2 किलो की भी बात करूँ तो इसके इसमें लैम्डा और भी छोटा आएगा, तो मतलब हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमने वेव कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है तो मास बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है जी, ये था। यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास वेव कैरेक्टर है। अब हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ वेरिफिकेशन ऑफ वेव कैरेक्टर। तो यहाँ पे डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था। डेविसन और जर्मन 1927 में ऑब्जर्व किया था। उसने क्या किया था, बीम ऑफ लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करवाया था, इन निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाया था बीम ऑफ लाइट को। तो यहाँ पे स्कैटर्ड हुई थी जो रिफ्लेक्टेड रेस थी, जो स्कैटर हुई थी, यहाँ रिफ्लेक्टेड रेस थी, उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, रिसीव किया। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आया था वो ऐसा कंसेंट्रिक रिंग्स वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न आया था। ये वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न है जैसा कि एक्स रेज में आता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप खुद से लिख लेना कि इंसिडेंट रेज लाइट की हम स्ट्राइक कराई थी निकल क्रिस्टल के ऊपर और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिफ्लेक्ट कराई थी या स्कैटर कराई थी। तो जो यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न आया था वो कंसेंट्रिक रिंग्स आई थी। तो यहाँ पे ये लिखा मैंने डिफ्रैक्शन पैटर्न सिमिलर टू एक्स रेज, मीन्स एक्स रेज की जैसा है। तो एक्स रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये है पता ही है हमें। अब एक्स रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इसका मतलब है उसका वेव करेक्टर है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी क्या होना चाहिए, वेव करेक्टर। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल करेक्टर। पार्टिकल करेक्टर की वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये प्रूव करते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आपको ये नहीं आता तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली जो वीडियोस है दोबारा से देखो। अब यहाँ पे हम इसको लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है आपको पता है। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2E/m, तो वी क्या आ गया √2E/m। अब लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, यहाँ पे वी की वैल्यू फिल कर दोगे, वी अपॉन में है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी। तो अंडर रूट, अगर इस m को तुम अंदर लेके जाओगे तो 2 बार अंदर जाएगा ये अंडर रूट में, तो यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, तो h अपॉन यहाँ पे h/√2mv इसकी वैल्यू आ गई। तो इस ऐसे भी आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आपको लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, और इस इक्वेशन पे भी आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अभी हमने बोहर वाले और न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने हैं। अब नेक्स्ट आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि अगर हमें साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल की एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ और सर्टेनिटी के साथ ऑब्जर्व करनी है तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। मीन्स इट इज़ अगर हमें एक साथ पोजीशन और मोमेंटम किसी छोटे पार्टिकल की मेजर करनी है तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, हाइजेनबर्ग स्टेटेड दैट इफ वी कैन नॉट मेजर बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली, ये वही चीज़ है कि हम मेजर नहीं कर सकते पोजीशन और वेलोसिटी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। कैलकुलेशंस ऑन द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम रिक्वायर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स वेलोसिटी। अब अगर हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम को अगर हमने कैलकुलेशंस करनी है तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है पोजीशन इलेक्ट्रॉन की और वेलोसिटी की। बट इट इज़ डिफिकल्ट, ये मतलब हम इट इज़ डिफिकल्ट नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ क्वांटिटीज एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। हम सेम टाइम पे दोनों पोजीशन और वेलोसिटी नहीं डिटर्मिन कर सकते। एन इलेक्ट्रॉन इज टू स्मॉल टू सी, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है और मे ओनली भी ऑब्जर्व्ड इफ परटर्ब्ड, और बहुत छोटा है तो वो परटर्ब्ड मीन्स डिस्टर्ब्ड। ठीक है, परटर्ब का मतलब है डिस्टर्ब कर देना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को तभी देख सकते हैं जब वो हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, परटर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हिट परटर्ब कैसे करेंगे, अगर हम उसको हिट करते हैं या कुछ हिलाते चलाते हैं तभी परटर्ब होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हिट द इलेक्ट्रॉन विद अनदर पार्टिकल सच एज फोटोन और एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन को हिट कर देते हैं किसी और पार्टिकल के साथ सच एज फोटोन या इलेक्ट्रॉन के साथ, या फिर हम कोई इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये उसकी पोजीशन चेंज कर देगा या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज कर देगा या फिर कुछ ना कुछ चेंज करेगा। इट मीन्स हम अगर उसकी पोजीशन मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या फिर उसकी पोजीशन कुछ चेंज होगा। मतलब पोजीशन और वेलोसिटी हम इकट्ठी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जिसको हम डेल्टा एक्स से लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और ये इक्वल है और ग्रेटर देन है h/4π। यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है ये है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी है आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल
सेकेंड और 4 पाई के लिए आपको पता है। तो यहाँ पे डेल्टा पी की जगह हम एम डेल्टा वी भी यूज सकते हैं। एम इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी आपको दिया। डेल्टा वी इज़ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब अगर हमें पोजीशन दिया हो तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी दी हो तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी दी हो पोजीशन की निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा। तो ये था हमारा जो आज का लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें थी जिसने कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को मतलब कहा था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो डेवलप हो। ठीक है, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इसमें था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, हाइब्रिडाइजेशन, डी ब्रॉगली रिलेशन हमने पढ़ा है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा है। अब इसके बाद हमने जो पढ़ना है, इसके बाद हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने हैं। पिछले जो टॉपिक हैं बोहर्स के एंड हाइजेनबर्ग के एंड ये जो डी ब्रॉगली ड्यूल नेचर है, उसके बाद हमने पढ़ना है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपको आता है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ लगा होगा। प्लीज़ इसके नोट्स बनाएं, ठीक है, और खुद से भी ट्राई करें क्वेश्चन। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।